हेलो गाइस, वी आर प्रेजेंटिंग द मूवी द लास्ट वुमेन ऑन द अर्थ। मूवी की शुरुआत में शहर को दिखाया जाता है जो न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इस शहर में एक भी इंसान नहीं दिखता। अब कुछ ही लोग बचे हैं जिन्हें सर्वाइवर कहा जाता है, जो अपनी जान बचाने के लिए खाना इकट्ठा करते हैं और किसी तरह से अपने आप को रेडिएशन से बचाते हैं। यही हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसने अपनी पूरी बॉडी को कवर किया होता है। इस लड़की का नाम एना है। ये अपनी फूड सप्लाई लेने के बाद यहाँ से एक दूसरी जगह जाती है जो कि बहुत ही खूबसूरत वैली है। दरअसल ये ऐसी जगह है जहाँ पर रेडिएशन नहीं है, इसीलिए वो अपने प्रोटेक्टिव हेलमेट को और सूट को उतार देती है। दरअसल ये वैली उसकी फैमिली वैली है और यहाँ पर वातावरण ऐसा है जहाँ पर बिना हेलमेट के रहा जा सकता है। लेकिन घर जाने के बाद वो अपने बॉडी को अच्छे से वॉश करती है ताकि उसकी बॉडी में कहीं भी रेडिएशन ना हो। अगले दिन वो अपने डॉग के साथ उस ट्रैप को देखने जाती है जो उसने किसी जानवर को फंसाने के लिए लगाया होता है, लेकिन उसके फंदे में कोई भी जानवर नहीं होता। तभी एना के डॉग को कोई आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद वो एक तरफ भागना शुरू कर देता है। एना भी उसके पीछे पीछे जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर एक गाड़ी है। उस गाड़ी के पास एक आदमी होता है जिसने सूट पहना होता है और वो अपने यंत्रों से यहाँ का वातावरण चेक कर रहा होता है और अगले ही पल वो अपना सूट निकाल देता है क्योंकि यहाँ पर रेडिएशन नहीं होता। ये जानकर वो बहुत खुश होता है और इसके बाद वो एक झरने के नीचे नहाने चला जाता है। एना भी वहाँ आ जाती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। एना के पास गन होती है, इसीलिए वो आदमी जिसका नाम जॉन है वो डर जाता है और वो अपनी पिस्तौल निकाल लेता है। एना उसे कहती है कि जिस पानी में तुम नहा रहे हो ये शहर से आ रहा है और ये भी रेडियो एक्टिव है, यानी कि इसमें भी रेडिएशन है। जॉन भी जल्दी से बाहर निकल जाता है और अपनी गाड़ी की तरफ भागता है जहाँ पर उसके पास दवा है, लेकिन वो इतना घबरा गया होता है कि वो अपने आप को इंजेक्शन लगा ही नहीं पा रहा था। इसलिए एना उसकी मदद करती है और उसे इंजेक्शन लगाती है। इसके बाद वो उसे अपने घर ले जाती है जहाँ पर वो उसके बॉडी को वॉश करती है ताकि अगर उसके बॉडी में कोई भी रेडिएशन हो तो वो पूरी तरह से निकल जाए। लेकिन अब उसकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, उसकी बॉडी में रेडिएशन फैलना शुरू हो गया होता है। एना उसकी बहुत देखभाल करती है, उसके लिए प्रेयर भी करती है और धीरे धीरे जॉन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और एक दिन एना उसे अपनी फैमिली फोटो दिखाती है और बताती है कि उसके पिता भी रेडिएशन की वजह से मारे गए और उसका जो भाई था एक दिन वो सामान लेने के लिए शहर गया था, जिसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आया। मुझे नहीं पता कि वो जिंदा भी है या नहीं। सुनकर जॉन को एना के लिए बहुत बुरा लगता है। साथ ही जॉन ने भी अपने लोगों को खोया है। अब अगले दिन जब एना खेती कर रही होती है तभी जॉन उसके पास आता है और उसे ये कहता है कि तुम्हारे पास ट्रैक्टर है, तुम उसका इस्तेमाल भी कर सकती हो। एना बताती है कि उसमें फ्यूल नहीं है। जॉन कहता है कि पास ही में एक गैस स्टेशन है, तुम्हें वहाँ से फ्यूल ले आना चाहिए। एना कहती है कि वहाँ पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो मुझे फ्यूल दे। जॉन कहता है कि तुम खुद ही जाकर ले लो। दरअसल एना के दिमाग में ये बात आई ही नहीं होती और अब वो खुद जाकर वहाँ से फ्यूल ले आती है, जिसके लिए रात को खाते वक्त वो जॉन को थैंक्स भी कहती है। जॉन कहता है कि मैं पहले एक बंकर में रहा करता था, मैं पूरी तरह से अकेला था, मेरे दिमाग में कोई भी आइडियाज नहीं आते थे और एक दिन मैंने तय किया कि मैं इस बंकर के अंदर अब नहीं रहूंगा। मैंने अपने लिए एक खास गाड़ी बनाई, एक सूट बनाया और बाहर निकल गया। बाहर निकल कर मैंने एक ऐसी जगह को सर्च करना शुरू किया जहाँ पर रेडिएशन ना हो और मैं यहाँ पहुँच गया। दरअसल मैं एक इंजीनियर था। अब इन दोनों की धीरे धीरे दोस्ती होना शुरू हो जाती है। एना का जनरेटर भी यहाँ पर खराब हो गया होता है क्योंकि जॉन एक इंजीनियर था, इसलिए वो जनरेटर को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे ठीक नहीं कर पाता। इसके बाद ही दोनों के दोनों वाटरफॉल की तरफ जाते हैं जहाँ पर जॉन बताता है कि हमें एक बहुत बड़ा व्हील बनाना पड़ेगा, इसके लिए हमें लकड़ी की जरूरत होगी और जब उस व्हील को हम इस वाटरफॉल के नीचे रखेंगे तो वो घूमेगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाएगी। एना को जॉन का आइडिया बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब इन्हें व्हील बनाने के लिए बहुत ज्यादा लकड़ियों की जरूरत है। यहाँ पर एक चर्च भी होता है जो पूरी तरह से लकड़ियों का बना होता है। जॉन कहता है कि इसे तोड़कर हमें बहुत ज्यादा लकड़ियाँ मिल जाएगी, लेकिन एना साफ मना कर देती है क्योंकि उसके पिता इसी चर्च में प्रीचर थे, साथ ही उसका क्रिश्चियनिटी में बहुत ज्यादा फेथ होता है। एना जब पूरी तरह से अकेली थी तो ये चर्च उसका सहारा था। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन एना नहीं मानती, इसलिए जॉन लकड़ी के व्हील बनाने वाले आइडिया को पूरी तरह से ड्रॉप कर देता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं उसी जनरेटर को ठीक करने की कोशिश करूंगा। अब जॉन एक सुपरमार्केट जाता है जहां उसे शराब की कुछ बॉटल्स मिलती है और रात को एना और जॉन जब दोनों शराब पीते हैं तब एना बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है और नशे में वो जॉन से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जॉन कहता है कि ये वक्त शादी का नहीं है, हमारे पास बहुत सारे काम है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, हमें पहले उन सबको पूरा करना होगा।
अगर हम एक दूसरे के करीब आ गए तो हम पूरी तरह से बदल जाएंगे और अपने काम को, अपने सर्वाइवल को पूरा नहीं कर पाएंगे। एना भी उसकी बात मान जाती है। अगले दिन एना के डॉग को दिखाया जाता है जो कि एक तरफ भागना शुरू कर देता है। एना भी उसके पीछे जाती है और वो देखती है कि उसका डॉग एक आदमी के पास रुक गया। इस आदमी का नाम कैलिब होता है। वो एना से कहता है कि मुझे पीने के लिए पानी चाहिए, इसीलिए एना कैलिब को अपने घर ले आती है। जॉन जब उसे देखता है तो उस पर गन तान देता है। एना कहती है कि ये हमसे कुछ नहीं चाहता, इसे सिर्फ पीने के लिए पानी चाहिए। इसके बाद ये कैलिब को पीने के लिए पानी देते हैं। कैलिब उन्हें बताता है कि मैं अपने कुछ साथियों के साथ पास ही के एक गुफा में हुआ करता था, लेकिन रेडिएशन वहाँ पर भी फैल गया, जिस वजह से मेरे सभी साथी मारे गए। मैं अपनी जान बचाकर यहाँ पर भाग आया। क्या मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रह सकता हूँ? जॉन कहता है कि तुम रह सकते हो, लेकिन तुम्हें घर के बाहर रहना होगा। लेकिन एना के कहने पर उसे घर के अंदर रहने की इजाजत मिल जाती है। और जब इस सबके सब खाना खा रहे होते हैं तभी वो जॉन से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। जॉन बताता है कि मैं ऐसी जगह की तलाश करने की कोशिश कर रहा था जहाँ पर रेडिएशन ना हो। तभी मैंने देखा कि एक लड़का मेरा खाना चुराने की कोशिश कर रहा है। जब मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, जिसके बाद उसे वहीं छोड़कर इस जगह पर आ गया। एना कैबिल को उसका कमरा दिखाती है, जो देखकर जॉन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जॉन उससे कहता है कि तुम्हें उसके साथ इतना क्लोज होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि वो कौन है और किस मकसद से यहाँ पर आया है। एना कहती है कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो, ना ही तुमने मुझे कभी उस लड़के के बारे में बताया है जो तुम्हें यहाँ आने से पहले मिला था, जो रेडिएशन से अफेक्टेड था। जॉन कहता है कि तुम सच नहीं सुन पाती। एना कहती है कि रेडिएशन में मेरे पिता इस दुनिया से चले गए, मेरा भाई भी खो गया, मैंने बहुत कुछ सहा है, इसीलिए मेरे अंदर बहुत ज्यादा शक्ति आ चुकी है, मैं किसी भी चीज का सामना कर सकती हूँ। जॉन उसे बताता है कि जो लड़का मुझे मिला था, जिसने मेरा खाना चुराने की कोशिश की थी, वो बहुत ज्यादा बीमार था। वो मुझसे भीख मांग रहा था कि तुम मुझे मार दो, इसीलिए मुझे उसे शूट करके मारना पड़ा। और वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा भाई था, जिसकी फोटो तुमने दिखाई थी। ये सुनकर एना बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। जॉन उससे माफी मांगता है। अब इस सिचुएशन को समझकर एना उसे माफ कर देती है। अगले दिन जॉन और कैलिब शिकार करने जाते हैं, जहाँ पर वो ऑर्चिड को मार कर लेकर आते हैं। रात को जब डिनर कर रहे होते हैं तो जॉन कहता है कि हमें व्हील बनाना चाहिए ताकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी दोबारा आ सके। एना कहती है कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, लेकिन कैलिब इस फेवर में नहीं होता कि चर्च को तोड़ा जाए। वो कहता है कि हमारे पास प्रार्थना करने की सिर्फ एक ही जगह है, हमें लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए, लेकिन उनके पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं होता। इसीलिए ये अगले दिन चर्च को तोड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एना और कैलिब की केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी होती है। ये दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत इंजॉय करते हैं। और जब जॉन ये देखता है तो उसके दिल में जेलसी पैदा होना शुरू हो जाती है। कैलिब और एना को एक साथ देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता। रात को जब एना जॉन के पास आती है तो वो उससे कहता है कि तुम चाहे जिस मर्जी के साथ भी रह सकती हो, ये तुम्हारी जिंदगी है। ये सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उसे कहती है कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो, मेरे और कैलिब के बीच में कुछ भी नहीं है। अगले दिन दिखाया जाता है कि बहुत मेहनत करने के बाद ये आधी व्हील को बना लेते हैं। ये सब के सब बहुत खुश होते हैं, इसीलिए रात को ये वाइन पीते हैं, जिसके बाद एंजॉय करने के लिए लेक पर जाते हैं। लेक पे जाने के बाद ये गेम खेलते हैं। जॉन एक बॉटल को पानी के अंदर फेंक देता है और कहता है कि जो उसे ढूंढ कर लाएगा वो इस गेम को जीत जाएगा। सबसे पहले जॉन जाता है, लेकिन उसे बॉटल नहीं मिलती। इसके बाद एना जाती है और बताती है कि मुझे बॉटल मिली थी, लेकिन वो मेरे हाथ से छूट गई। कैलिब उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, और ये दोनों के दोनों तालाब के अंदर डुबकी लगाते हैं। ये देखकर जॉन को बहुत गुस्सा आता है। अंदर ही अंदर उसके दिल में जेलसी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और जब ये तालाब से बाहर आते हैं तो जॉन एना से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उस वक्त मैंने तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि वो सही वक्त नहीं था, लेकिन अब मुझे एहसास है कि मुझे तुमसे प्यार है। इसके बाद ये घर आ जाते हैं। एना और जॉन एक कमरे में जाते हैं जहाँ एना और जॉन एक दूसरे से फिजिकली क्लोज होना चाहते हैं, लेकिन जॉन ने बहुत ज्यादा ड्रंक की होती है, इसीलिए वो सो जाता है। एना उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंख नहीं खुलती, जिसके बाद एना कैलिब के कमरे में जाती है। वैसे भी इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है और आज की रात इन दोनों फिजिकली एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। सुबह जब एना ब्रेकफास्ट के लिए बैठी होती है तो वहाँ पर कैलिब आता है और जिस तरह से वो एना को टच कर रहा होता है, जॉन को देखकर शक हो जाता है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिस वजह से इन दोनों के टेक्सचर्स बदल चुके हैं। लेकिन फिलहाल वो इन दोनों को कुछ भी नहीं बोलता और अब ये व्हील को बनाने के फाइनल काम को लगभग पूरा कर चुके हैं। और जब ये दोनों वापस आ रहे होते हैं तो जॉन कैलिब से कहता है कि
तुम्हारा यहाँ आने के लिए शुक्रिया। तुम्हारे यहाँ आने के बाद मेरे और एना के बीच में सारी दूरियां खत्म हो चुकी है। लेकिन कैलिब समझ जाता है कि वो झूठ कह रहा है। वो जॉन से कहता है कि तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता, तुम तो ये चाहते थे कि मैं कभी यहाँ पर आता ही नहीं, लेकिन अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। जॉन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और उस जगह से चले जाता है। अब इनका व्हील पूरी तरह से तैयार हो चुका है और ये व्हील को झरने के नीचे लगा देते हैं, लेकिन अभी भी इन्हें व्हील की सेटिंग करनी होती है। इसीलिए कैलिब नीचे जाता है, लेकिन झरने में रेडिएशन है, इसीलिए उसे सूट पहनकर जाना पड़ता है जो कि बहुत हैवी होता है। और जब वो काम पूरा करके रस्सी के सहारे ऊपर आ रहा होता है, तभी स्लीपी जगह होने की वजह से उसका पैर स्लिप हो जाता है। लेकिन जॉन रस्सी पकड़ लेता है, वो उसे ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर देता है, लेकिन एक बार फिर से उसका पैर स्लिप हो जाता है। और इसके बाद वो जॉन की आंखों में देखता है। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और यहाँ पर कैलिब को उसकी आंखों में नफरत और बदला दिखता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जॉन घर वापस आ गया, जहाँ पर एना उससे माफी मांगती है। वो कहती है कि रात को बहुत ज्यादा ड्रंक थी, इसीलिए उससे गलती हो गई, लेकिन वो कैलिब से प्यार नहीं करती। जॉन कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी कैलिब मेरा सूट लेकर यहाँ से निकल गया क्योंकि वो दूसरे सर्वाइवर्स को ढूंढना चाहता था। लेकिन एना को उस पर शक होता है। वो कैलिब को देखने के लिए बाहर की तरफ भागती है, लेकिन कैलिब दूर दूर तक उसे कहीं भी नहीं दिखता और उसे शक हो जाता है कि हो ना हो जॉन ने उसे मार दिया है। इसी तरह से कुछ और दिन बीत जाते हैं और अब जो व्हील इन्होंने झरने के नीचे बनाया था, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी इनके घर पर आ जाती है। लेकिन एना का दिल पूरी तरह से बदल चुका होता है। जब वो बांध में जाती है तो देखती है कि चर्च का पियानो वहाँ पर होता है जो जॉन लेकर आया होता है। एना पियानो को बजाना शुरू कर देती है। जॉन भी वहाँ पर आ जाता है। एना जो धुन उसमें बजा रही होती है वो बहुत ही उदास होती है और तभी वो जॉन को देखती है और उसकी आंखों से साफ साफ पता चलता है कि उसे पूरी सच्चाई का पता चल चुका है। जॉन के दिल में जो उसके लिए प्यार था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जॉन वहीं बेंच पर बैठ जाता है। जॉन को समझ में आ चुका है कि वो जीत कर भी हार गया। हालांकि उसने अपने और एना के बीच से कैलिब को हमेशा के लिए हटा दिया, लेकिन इस जीत के साथ भी उसकी हार थी। और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।